दोस्तों, अगर आप में जज़्बा है कुछ बेहतर करने का, मान सम्मान और पावर पाने का, तो आपके लिए आईपीएस से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आप आईपीएस कैसे बन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब जानते हैं आप इस वीडियो में क्या सब जानेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे आईपीएस कौन बन सकता है, इसका फॉर्म कब निकलता है, क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए, एज लिमिट कितनी है, अटेम्प्ट कितना मिलता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, किन किन पदों पर ज्वाइनिंग होती है, सैलरी कितनी मिलती है, पावर क्या मिलता है और अंत में जानेंगे तैयारी कैसे करें। तो चलिए अब जानते हैं इन सभी पॉइंट को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं आईपीएस कौन बन सकता है। दोस्तों, आईपीएस वे सभी व्यक्ति बन सकते हैं जो यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप आईपीएस बन सकते हैं। आईपीएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। चलिए अब जानते हैं इसका फॉर्म कब निकलता है। दोस्तों, इसका फॉर्म यूपीएससी के माध्यम से निकलता है। हर साल यूपीएससी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करती है। पिछले कुछ वर्षों की नोटिफिकेशन को देखें तो इसका नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में ही निकलता है। जैसे वर्ष 2017 से 2020 तक इसका नोटिफिकेशन फरवरी में निकला और वर्ष 2021 में इसका नोटिफिकेशन मार्च में निकला था। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब जानते हैं इसके लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। दोस्तों, आईपीएस बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वह है मात्र ग्रेजुएशन। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं तो आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और इसमें क्वालिफाई होकर आईपीएस बन सकते हैं। यहाँ आपको यह भी बता दें कि यह एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना अनिवार्य होता है। ग्रेजुएशन में मिले मार्क्स के परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं होती है। अब जानते हैं इस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट कितनी है। दोस्तों, इस एग्ज़ाम के लिए जो एज लिमिट है वह इस प्रकार है। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 21 से 32 वर्ष, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 21 से 35 वर्ष, एससी/एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 21 से 37 वर्ष। चलिए अब जान लेते हैं इस एग्ज़ाम के लिए अटेम्प्ट कितना मिलता है। दोस्तों, सिविल सर्विस की एग्ज़ाम एक ऐसी एग्ज़ाम होती है जिसे आप बार बार नहीं दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम को आप कितनी बार दे सकते हैं उसके लिए अटेम्प्ट का निर्धारण कैटेगरी वाइज किया गया है, जो इस प्रकार हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट 6 अटेम्प्ट, ओबीसी और पीडब्ल्यू कैटेगरी के स्टूडेंट्स 9 अटेम्प्ट। वहीं एससी/एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को अटेम्प्ट की कोई बाध्यता नहीं होती है, वे उम्र सीमा समाप्त होने तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आईपीएस बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेज होता है प्रीलिम्स एग्ज़ाम की और सेकेंड स्टेज होता है मेंस एग्ज़ाम की। इसी के अंतर्गत इंटरव्यू भी आता है। इंटरव्यू मेंस एग्ज़ाम के बाद होता है, जिसके बाद कैंडिडेट को मिले अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होती है। चलिए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यानी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की सिलेबस क्या है। सबसे पहले जानते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस को। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं। दोनों पेपर 200 नंबर के होते हैं, यानी कुल 400 नंबर का प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है। दोनों पेपर के लिए 2-2 घंटे का समय मिलता है। सेकेंड पेपर क्वालिफाइंग होता है जिसमें 33% मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। फर्स्ट पेपर में जिस टॉपिक से प्रश्न रहते हैं वह ये हैं: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी और सामान्य विज्ञान। सेकेंड पेपर में बोधगम्यता, संचार कौशल सहित अंतर, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संखनन और आंकड़ों का निर्वचन, इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के सिलेबस के बाद अब जान लेते हैं मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को। मेंस एग्ज़ाम का मुख्य उद्देश्य होता है कैंडिडेट के बौद्धिक गुणों तथा उनके गहन ज्ञान का आकलन करना। मेंस एग्ज़ाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं। यह कुल 1750 अंकों का होता है। प्रत्येक पेपर के एग्ज़ाम के लिए 3-3 घंटे का समय मिलता है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं और 7 पेपर मेरिट के लिए होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज का होता है। इसके पहले पेपर में संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कैंडिडेट द्वारा सिलेक्ट की गई
किसी एक भारतीय भाषा का पेपर होता है, दूसरा पेपर इंग्लिश का होता है। दोनों पेपर 300-300 अंकों का होता है। अब जानते हैं उन सभी 7 पेपर को जिनमें मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट का मेरिट बनता है। पेपर 1 एसे राइटिंग यानी निबंध का होता है, यह 250 अंकों का होता है। पेपर 2 समान अध्ययन पत्र 1 का होता है, यह कुल 250 अंकों का होता है। इसमें भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज से प्रश्न रहते हैं। पेपर 3 समान अध्ययन पत्र 2 का होता है, यह 250 अंकों का होता है। इसमें शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध से प्रश्न होते हैं। पेपर 4 समान अध्ययन पत्र 3 का होता है, यह भी 250 अंकों का होता है। इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन से प्रश्न होते हैं। पेपर 5 समान अध्ययन पत्र 4 का होता है, यह भी 250 अंकों का होता है। इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से प्रश्न होते हैं। पेपर 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1 का होता है, यह भी 250 अंकों का होता है। पेपर 7 ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 2 का होता है, यह भी 250 अंकों का होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंतर्गत 26 विषय होते हैं, जिनमें से स्टूडेंट्स अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते हैं। मेंस एग्जाम के बाद कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। इंटरव्यू में कैंडिडेट का पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। इसमें कैंडिडेट की मानसिक क्षमता को जांचा जाता है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि कैंडिडेट को सामाजिक घटनाओं में कितनी रुचि है, संतुलित निर्णय लेने की शक्ति है कि नहीं, नेतृत्व की क्षमता है कि नहीं। साथ ही नैतिक ईमानदारी को भी परखा जाता है। इंटरव्यू के बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। यहाँ आपको यह जरूर जानना चाहिए कि सिविल सर्विस की एग्जाम कुल 225 अंकों की होती है, जिसमें अंकों का बंटवारा इस प्रकार रहता है। पेपर 1 से पेपर 7 तक सभी 250 अंकों का रहता है और इंटरव्यू 275 अंकों का होता है, जो कुल मिलाकर 225 नंबर का होता है। सिलेबस को जानने के बाद चलिए अब जान लेते हैं आईपीएस बनने के लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्तों, आईपीएस बनने के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट है वह इस प्रकार है। पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। SC/ST कैटेगरी के लिए पुरुष उम्मीदवार की लंबाई 160 सेंटीमीटर और महिला उम्मीदवार की लंबाई 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करें तो पुरुष उम्मीदवार की छाती कम से कम 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला उम्मीदवार के लिए 79 सेंटीमीटर। आई साइट की बात करें तो कमजोर आंखों के लिए 6/12 या 6/9 डिस्टेंस विजन होना चाहिए। स्वस्थ आंखों के लिए डिस्टेंस विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए। नियर विजन कमजोर आंखों के लिए J2 और स्वस्थ आंखों के लिए J1 होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आपको कुछ भी समझने में कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट करें, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। चलिए अब जानते हैं किन किन पदों पर ज्वाइनिंग होती है। दोस्तों, जब आप सिविल सर्विस एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपको ज्वाइनिंग मिलती है। पहली ज्वाइनिंग ASP यानी असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पद पर होती है। उसके बाद एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं, फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP बनते हैं। उसके बाद सीनियर SP के पद पर ज्वाइन करते हैं, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी DIG बनते हैं, जिसके बाद ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी IG कहलाते हैं। फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट को पाते हैं और अंत में DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनते हैं। यहाँ आपको यह बता दें कि DGP का पोस्ट किसी भी राज्य में एक पुलिस ऑफिसर का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। उससे ऊपर राज्य में पुलिस का कोई पोस्ट नहीं होता है। वहीं केंद्र सरकार में एक IPS ऑफिसर CBI, IB और रॉ का डायरेक्टर बन सकता है। इसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर भी IPS की तैनाती की जा सकती है। चलिए अब जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, एक IPS की सैलरी उनके पोस्ट के आधार पर निर्धारित रहती है। ASP से लेकर DGP तक की सैलरी भिन्न भिन्न होती है। वैसे आपको बता दें कि एक IPS अधिकारी की बेसिक सैलरी 56,100 रुपया से लेकर 2,25,000 रुपया तक हो सकती है। साथ ही इन्हें कई सुविधाएं भी मिलती है, जैसे घर, वाहन, सुरक्षाकर्मी इत्यादि। एक IPS ऑफिसर को जितनी अधिक सुविधाएं मिलती है, उतनी ही अधिक पावर भी मिलती है। तो चलिए जान लेते हैं पावर क्या मिलता है। दोस्तों, एक IPS ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा करें एवं लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाकर रखें। इसके लिए उन्हें कई तरह की पावर मिली रहती है। एक IPS अफसर के पावर की बात करें तो वह अपने क्षेत्र के समग्र कामकाज का प्रभारी होता है और अपने इलाके की शांति व्यवस्था कायम करने को लेकर कानूनी व्यवस्था के ढांचे के तहत कोई भी फैसला ले सकता है। दोस्तों, IPS बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका सपना
हर साल लाखों स्टूडेंट देखते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो इसके लिए बेहतरीन तैयारी करते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं तैयारी कैसे करें। दोस्तों, जब आप बड़ा सपना देखते हैं तो आपको उसे पाने के लिए उसी लेवल की तैयारी भी करनी पड़ती है। इसके लिए आपको निरंतर अध्ययन करना होगा। सिलेबस के आधार पर हर सब्जेक्ट को पूरे डिटेल के साथ पढ़ना होगा और एग्जाम की प्रैक्टिस लगातार जारी रखनी होगी। तभी आप यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं तो आज और अभी से ही इसकी तैयारी शुरू कर दें और खूब मन लगाकर इसकी पढ़ाई करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आईपीएस कैसे बने की कंप्लीट जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।